चार पंक्तियां और आपके साथ शेयर करते हैं। बदन बोझ से दबकर दोहरा हुआ होगा, ये हमारे लोग हैं ना। और अभी जो बात नकारा साहब की बात हो रही थी, अभी जो धोखा हुआ होगा, बदन बोझ से दबकर दोहरा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। यहां तक आते आते सूख जाती हैं सभी नदियां, यहां तक आते आते सूख जाती हैं सभी नदियां। मुझे मालूम है कि पानी कहां ठहरा हुआ होगा। अब मैं उस शख्स को आवाज देता हूं जिसकी क्षमा, जिसकी आवाज, जिसकी पर्सनालिटी, जिसका व्यक्तित्व इतना माधुर्य है, इतना प्रज्वलित है, इतना दीपित है। और इस मतलब इस जलसे का वो सब कुछ है, वो जलसा लूट लेने वाला शख्स। मैं अब अमीर रमन जी को आवाज देता हूं कि आप आए, अपने विचारों को यहाँ रखें। आप हमारे इस केंद्रीय संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और मैं और ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल भारत पेंशन समाज के भी उससे ताल्लुकात रखते हैं। तो श्री रमन कृपया आए। धन्यवाद। आप सब लोग एक्साइटेड हैं? ऑल आर एक्साइटेड? फायर्ड अप? यस। दोस्तों, हमारा पेंशनर्स एसोसिएशन गोरखपुर का लोकप्रियता के उस मुकाम को हासिल कर रहा है जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। क्या आप लोगों ने सोचा था कि पेंशनर्स दिवस के मौके पे हम लोग लोको ग्राउंड में इकट्ठा होंगे और आप सबका हेल्थ चेकअप किया जाएगा? कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन आज वो चीज हुआ है। दोस्तों, एसोसिएशन की लोकप्रियता इस तरह शिखर पर चढ़ रही है कि अब कर्मचारी और पेंशनर्स इस एसोसिएशन को ज्वाइन करना, इसकी मेंबरशिप लेना अपने में एक क्रेज समझते हैं और कंपटीशन होता है कि भाई चलो हम पहले ज्वाइन करते हैं तो हम पहले ज्वाइन करते हैं। हमें बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि बहुत सारे जो सर्विंग एम्प्लॉयज हैं जिनके रिटायरमेंट में अभी 2 साल 3 साल 4 साल बचा हुआ है, वो भी इस एसोसिएशन की सदस्यता ले रहे हैं। वजह इसकी ये है कि सदस्यता लेने के बाद वो एक प्रकार का एजुकेशन पाते हैं, उनके ऊपर कोई डीआर चार्जशीट वगैरह का जो कुठाराघात होता रहता है उससे वो सुरक्षा पाते हैं और एसोसिएशन उनकी मदद करती है और साथ ही साथ उनका सही सफल तरीके से रिटायरमेंट हो जाए, सेटलमेंट ड्यूज मिल जाए, इसको एसोसिएशन इंश्योर करती है। और इस दौरान अगर उनको कोई मेडिकल एड की जरूरत पड़ती है तो हमारे इस मंच पर डॉक्टर एसआर दास उपस्थित हैं जो हमारे संरक्षक भी हैं, उनके सलाह मशविरा से और डॉक्टर नंद किशोर जी हैं, आपके सहयोग से हम उनकी प्रॉपर चिकित्सा की व्यवस्था भी करते हैं। दोस्तों, इसी क्रम में इस एसोसिएशन से श्री रामाधार साहब, पूर्व एफएनसीओ, प्रिंसिपल एफएनसीओ, अभी कुछ दिन पहले संरक्षक की श्रेणी में आके जुड़े और हमारे यहाँ महामंत्री हित का एक पद खाली था, उस पद पर श्री मुन्नीलाल गुप्ता जी जो जटेपुर शाखा, और हम इस एजीएम के माध्यम से श्री रामाधार साहब का बतौर संरक्षक और श्री मुन्नीलाल गुप्ता जी का बतौर महामंत्री हित अनुमोदन चाहते हैं। क्या आप सब लोग सहमत हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज, हमारे कुछ रिजोल्यूशंस हैं जिसको हम एजीएम के माध्यम से पारित करते हैं और सरकार तक पहुंचाते हैं ताकि सरकार उन चीजों पे गौर करे और यथाशीघ्र उस पर निर्णय लेकर हम लोगों को उसका फायदा पहुंचाए। उसके बारे में मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा, केवल 12 पॉइंट है, शॉर्ट में बताना चाहूंगा। पहला पॉइंट ये है कि दिनांक 1/1/2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना बहाल कर उसका लाभ दिया जाए। विधायकों, सांसदों को तो 1/1/2004 के बाद भी ओपीएस का लाभ दिया जा रहा है। तो जो
अपना जीवन सेवा में अर्पित कर रहा है, प्रोडक्शन दे रहा है, उसे क्यों इस लाभ से। और लास्ट में एक स्टे ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, जब वो वैकेट हो गया तो सरकार बैकफुट पर आ गई और सरकार ने ये मन बना लिया कि नहीं, हम उन लोगों को एक नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ देंगे। वजह इसकी ये है कि जो 31 दिसंबर अथवा 30 जून को रिटायर होता है, उसका सरकार के रोल पे, रजिस्टर पे नाम रात के 12 बजे तक होता है। अगर नाम हटता है तो 12:01 पे हटता है और 12:01 पे डेट बदल जाती है दोस्तों। 31 दिसंबर जो है 1 जनवरी में कन्वर्ट हो जाता है और 30 जून 1 जुलाई में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्ली पर नीचे से लेके लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ने डिक्री दी और सरकार को भी इस चीज को मान के देना चाहिए। जहां पर मुकदमा लड़के लोग आ रहे हैं वहां पर तो सरकार दे रही है, लेकिन जो कोर्ट में नहीं गया है उसको सरकार मजबूर कर रही है कि वो कचहरी का इस बुढ़ापे में चक्कर लगाए। हम इसके सख्त खिलाफ हैं और सरकार से चाहते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने समानता का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत की तहत हमें वो सब लाभ दिया जाए, भले ही हम कोर्ट में जाएं अथवा नहीं जाएं। क्या आप सब लोग सहमत हैं? दोस्तों, आयु आधारित पेंशन वृद्धि के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें राज्यसभा के करीब 15 सांसद थे और लोकसभा के करीब 10 सांसद थे, इसको सरकार ने नॉमिनेट किया है डिपार्टमेंटल पार्लिया कमेटी के लिए, जो सरकार को सुझाव देती है। और इस कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन में बड़ा साफ साफ लिखा है कि पेंशन दुगना करने के लिए या पेंशन में बढ़ोतरी के लिए 80 साल तक इंतजार कराना कहीं से वाजिब नहीं है। 80 साल की उम्र में, 90 साल की उम्र में तो आदमी बिल्कुल स्थल हो जाता है। उस समय उसके पास ना घूमने का वक्त है, ना टहलने का वक्त है, ना उसको किसी चीज की जरूरत पड़ती है। वास्तव में पैसे की जरूरत पड़ती है, पेंशन की जरूरत पड़ती है, सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। तो वो 60 इयर्स के बाद, इसलिए पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा कि जैसे ही 65 इयर्स का पेंशनर हो तो ज्यादा नहीं, उसको केवल 5% एडिशनल पेंशन दिया जाए। 70 वर्ष जब आयु हो तो उसको 10% एडिशनल पेंशन दिया जाए। 75 वर्ष की आयु हो तो 15% एडिशनल पेंशन दिया जाए। दोस्तों, मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा अन्य कई राज्य सरकारों ने अपने पेंशनर्स के लिए ये चीज लागू कर दिया है। हम भी केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि केंद्र सरकार पार्लियामेंट्री कमेटी जो सरकार ने खुद बनाई है उसके रिकमेंडेशन को मानते हुए हम पेंशनर्स को 65 वर्ष की आयु से 5%, 70 वर्ष की आयु पे 10%, 75 वर्ष की आयु पे 15% एडिशनल पेंशन दे। क्या आप सब लोग इसके लिए तैयार हैं, सहमत हैं? दोस्तों, कम्यूटेड पेंशन, जब आप रिटायर होते हैं तो आपको पेंशन मिलता है, उसमें 40% आप पेंशन भेज देते हैं, उसके एवज में एक मुश्त राशि मिलती है और इस राशि की भरपाई वास्तव में सरकार जगह जगह इन्वेस्ट करके शेयर में, डिबेंचर में लगा के भरपाई तो केवल 12 साल में कर लेती है। लेकिन हमारे लिए वो रिस्टोरेशन 15 साल में होता है। ये अन्याय नहीं तो क्या है? हम सरकार से मांग करते हैं कि ये जो रिस्टोरेशन है ये 15 साल के बजाय 12 साल में किया जाए। आप सब लोग सहमत हैं? जोरदार तेज आवाज निकलनी चाहिए। सहमत हैं? यस। नियत चिकित्सा भत्ता 1000 से बढ़ा के 3000 किया जाए। एमएससीपी का लाभ जो 1/9/2008 से दिया गया है, वो 1/9/2008 कोई डेट नहीं होता है। तमाम हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया हुआ है कि ये 1/1/6 से होना चाहिए जब 6वां वेतन आयोग लागू हुआ है। और पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी कहा है कि 1/1/6 से होना चाहिए। हार्डली 2-3 साल का कुछ ही लोगों का फायदा है, लेकिन सरकार की हठवादिता इसको स्वीकार नहीं कर रही है। हम इसके लिए जोरदार तरीके से अपनी बात रखते हैं। प्री 2016 सेवानिवृत्त रनिंग स्टाफ का पेंशन रिवीजन कार्यरत कर्मचारियों के पैटर्न पर
पे कमीशन टू पे कमीशन रनिंग अलाउंस जोड़ के दिया जाए, इसकी हम मांग करते हैं। आप सब लोग सहमत हैं? नेक्स्ट, चिकित्सा हेतु RELHS कार्ड। हम लोग रेलवे वाले हैं तो हम लोगों के लिए चिकित्सा के लिए क्या है, रेलवे एम्प्लॉइज लिबरलाइज्ड हेल्थ स्कीम है। डिफेंस वालों के लिए कोई और स्कीम है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ वालों के लिए कोई और स्कीम है, सबके लिए अलग अलग स्कीम है। अरे भाई, टेक्नोलॉजी का जमाना इतना बढ़ गया, आप HDFC के ATM के कियोस्क में अपना कार्ड डालते हैं SBI का, तो पैसा निकलता है कि नहीं निकलता है? ICI का ATM कार्ड डालते हैं तो पैसा निकलता है कि नहीं निकलता है? भैया, हमारा भी स्मार्ट कार्ड बन गया है, UMID कार्ड। हमें भी ये सुविधा दिया जाए कि अगर हमारे पास नजदीक में CGHS की सुविधा है तो हम CGHS की सुविधा लें, हमारे नजदीक में अगर डिफेंस हॉस्पिटल है तो उसकी सुविधा लें। ये पॉसिबल है कि नहीं है? हम इसकी मांग करते हैं। आप सहमत हैं कि नहीं है? दोस्तों, क्रॉनिक बीमारियों में 3 माह की दवा के लिए रेलवे बोर्ड ने आदेश किया। रेलवे बोर्ड के जो सबसे बड़े डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ होते हैं, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर सारे रेलवे हॉस्पिटल के CMO को लेके कहा, इंस्ट्रक्शन जारी हुआ, चिट्ठी जारी हुआ कि इसको अगले 6 महीने के अंदर कर लिया जाए। भैया, साल भर होने जा रहा है, अभी तक ये लागू नहीं हुआ। प्रॉब्लम है, लेकिन हम कहते हैं 6 नहीं तो कम से कम 3 महीने की दवा तो देना इंश्योर करो। लेकिन बड़ी तकलीफ होती है जब हम बुजुर्गों को, 80-90 साल के बुजुर्गों को लाठी टेकते हुए हर 1 महीने बाद लाइन लगाना पड़ता है, और कितनी दिक्कत होती है। तो ये जो 3 महीने की दवा की जो मांग है, इसका आप समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? प्राइवेट इम्पैनल्ड हॉस्पिटल इमरजेंसी में UMID कार्ड दिखाने पर भी रेफर लेटर की मांग करती है। UMID कार्ड वास्तव में जो बना है मेडिकल कार्ड, ये QR कोड वाला है, इसमें इनबिल्ट सारे फीचर्स हैं, और रेलवे बोर्ड का लेटर भी ये कहता है कि इस UMID कार्ड को लेके किसी भी रेलवे की किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में चले जाइए। हमने सरकार से ये मांग की कि इस पर जो आप नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे लिखते हैं, इसको हटाइए, इसके जगह पे सिर्फ और सिर्फ एक शब्द होना चाहिए, दैट इज इंडियन रेलवेज, ताकि हम हिंदुस्तान के किसी भी हॉस्पिटल में जाए, किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाए तो हमारी दवा हो सके। आप इससे सहमत हैं कि नहीं हैं? लास्ट में दोस्तों 11वां पॉइंट है कि भैया, विजयादशमी का मौका आता है, जो हमारे सर्विंग एम्प्लॉइज होते हैं उनको पता लगा साहब 35 दिन का, 40 दिन का, 45 दिन का बोनस मिलता है। हम जो रिटायर्ड पेंशनर्स हैं, हम लोगों ने रेलवे की नींव रखी है, हम लोगों ने नैरो गेज, मीटर गेज और स्टीम से इंजन को चलाया है, कोयला झोंक झोंक के, और हमारी ही बुनियाद पर आज वंदे भारत जैसे स्पीडी ट्रेन चल रही है, मेट्रो ट्रेन चल रही है। तो हमें भी ज्यादा नहीं, उतना दिन का, 40 दिन का, 45 दिन का बोनस नहीं दीजिए, लेकिन 10 दिन का टोकन बोनस दीजिए, ताकि हमारे बच्चे भी ये गर्व कर सकें कि हमारे दादाजी ने इस रेलवे की आधारशिला रखी थी। आप सहमत हैं कि नहीं हैं? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और लास्ट में हम जो ही डिमांड करते हैं वो ये है कि पेंशन आयकर मुक्त होना चाहिए, पेंशन पर इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए। आप सहमत हैं? दोस्तों, ये हमारी कुछ इम्पोर्टेंट मांगे थी। इसके अलावा भी एक मांग सिर्फ आपके सामने मैं बताना चाहूंगा, जो वास्तव में भारत पेंशनर समाज के रिजोल्यूशन में आया है। वो मांग ये है कि जब हम रिटायर होते हैं तो हमें बतौर पेंशन 50% ऑफ लास्ट पे ड्रॉन मिलता है। जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक जो पेंशन मिलता है। इसके अलावा भी पार्ट टाइम कुछ इधर उधर काम वाम करके, कुछ खेती बाड़ी करके कुछ और अर्जित कर लेते हैं। लेकिन जब हम नहीं रहते हैं तो फैमिली पेंशन के नाम पर वो जो 50% रिड्यूस होके कितना हो जाता है, 40% हो जाता है। वास्तव में जब हम नहीं रहे तो पैसे की बजाय कमी करने की इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। मैं सरकार से बढ़ोतरी की बात नहीं करता हूं, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि इसको इंटैक्ट 50% ही रखा जाए। आप लोग सहमत हैं कि नहीं हैं?
आज जो कर्मचारी यहाँ बैठे हैं वो भी नोट कर लें कि वो भी कल को पेंशनर्स होंगे। हमारा आदर्श वाक्य है, आज का कर्मचारी कल का पेंशनर। और हम आप सबका समर्थन चाहते हैं। एक बार जोरदार हमारे साथ नारा लगाइए, इंकलाब जिंदाबाद, पेंशनर्स एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। बहुत ही होशपूर्ण संबोधन था। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर रमन।